नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज से आप सभी के लिए सी प्रोग्रामिंग की एक नई सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसके क्वेश्चन जो है आप अगर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक या वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक किसी भी एग्जाम को फाइट करते हैं तो वहां पर आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इससे पहले की सी लैंग्वेज की और ऊप्स की मैराथन अगर आपने नहीं देखे तो वो दोनों सीरीज आप जरूर देखेगा। डेफिनेटली मैं आपको कह सकता हूं कि सी प्लस प्लस की सभी कक्षाएं अगर आपको इजी लेवल में समझनी है तो पहले उन क्लासेज को आप जरूर देखेगा, क्योंकि सारा का सारा बेस जो है मैंने उनके अंदर आपका एक अच्छे से कवर करवाया है और उसके बाद आपके सामने मैंने जो है सी लैंग्वेज स्टार्ट की है। और आज से हमारी जो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है तो इसको आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, ताकि आगामी हमारी जो सी प्लस और सी की जो एमसीक्यू सीरीज आ रही है उसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकें और अपने एग्जाम के अंदर भी आप उसका एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकें। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि आप हमारे क्लास को डेली ज्वाइन करें। इसके लिए आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके एक साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल के ऊपर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे मेरी हर एक क्लास की सूचना आपको समय पर मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर आप सभी के लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर हम सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से रिजर्व या कीवर्ड्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे, रिजर्व वर्ड आखिर होते क्या है उनके बारे में जानेंगे, और लास्ट में हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। यानी स्ट्रक्चर के अंदर हम एक बेसिक स्ट्रक्चर जिसको बोल सकते हैं प्रोग्राम का, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करते हैं और किस प्रकार से उसको लिखते हैं। तो बहुत सारा जो है शानदार जो है क्लास आप सभी के लिए डिजाइन किया है, और इस पीडीएफ का जो पासवर्ड है आपको इस क्लास के दौरान बताया जाएगा, इसलिए आप कंटिन्यू बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के अंदर। तो देखिए यहां पर सी लैंग्वेज का अगर इंट्रोडक्शन हम देखते हैं तो इसके अंदर सीधा सा एक पहला पॉइंट आता है कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब यहां पर आपका एक डाउट क्लियर हो चुका होगा कि मैंने आपके लिए सी प्लस प्लस से पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पूरा मैराथन क्लास क्यों लिया था। उसको लेने के पीछे मेरा ये कारण था, क्योंकि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है वो पूरी की पूरी ऊप्स बेस्ड है, इसलिए इसका पहले आपके बेस अच्छा होना जरूरी है। तो ऊप्स के अंदर हमने सारे कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे वो हम सी प्लस प्लस में पढ़ेंगे। तो सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब ऊप्स के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सी प्लस प्लस में यूज होते हैं। इसका विकास 8&T बेल लैब्स में सन 1979 में किया गया था। इंग्लिश वाले सुन लीजिएगा, 1979 के अंदर जो है 8&T बेल लैब जो है उसके अंदर सी प्लस प्लस लैंग्वेज का डेवलपमेंट किया गया था। इसका नाम जब डेवलप हुई थी उस टाइम इसका नाम रखा गया था सी विद क्लासेज। क्या नाम रखा गया था भाई? सी विद क्लासेज। ध्यान रखिए, इस चैप्टर के अंत में कुछ क्वेश्चंस आप सभी के लिए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो और आप चाहें तो उसकी इमेज आप एक कोई भी पेज के ऊपर आप डेली के जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उनका आप आंसर लिखे और उसकी इमेज क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका वापस परफॉर्मेंस का रिजल्ट भी आपको दिया जाएगा। तो सारी क्लासेज अगर आप देखें तो उसका आंसर आप दे पाएंगे। अब देखिए, मैं सी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है सन 1979 में किया गया था और उसका नाम उस टाइम हम जो है सी विद क्लासेज रखा था। लेकिन सन 1983 में इसका नाम बदलकर सी प्लस प्लस किया गया। ठीक है ना, जो इसका नाम था वो सी प्लस प्लस कर दिया गया, इससे पहले सी विद क्लासेज था। सी प्लस प्लस का विकास जो है वो सी लैंग्वेज में नए फीचर को ऐड करके किया गया है। जो सी लैंग्वेज थी उसी के अंदर नए कुछ डेवलपमेंट करके कुछ नया जो नए फीचर्स हैं वो ऐड करके सी प्लस प्लस को डेवलप किया गया था। जैसे कौन कौन से फीचर्स हम मान सकते हैं? क्लासेज, इनहेरिटेंस, फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ये सारे के सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं। ठीक है ना, तो ये जो मेनली जो फीचर्स हैं ये आपके सामने मैंने रखे हैं, जिनको हम आगे आने वाले सभी क्लासेस के अंदर एक एक करके देखने के वाले भी हैं। तो यहां पर ये आपका सी प्लस प्लस का जो इंपोर्टेंटली एग्जाम में पूछा जाए इस प्रकार से आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है इसके इंट्रोडक्शन को। तो सी प्लस प्लस का जो आविष्कार है, ठीक है, वो 1979 के अंदर किया गया था। ठीक है, 8&T जो बेल लैब्स है, 8&T जो बेल लैब है उसके अंदर किया गया था। अगर हम इनके आविष्कार के बारे में देखें, यहां पर वैसे पॉइंट ऐड नहीं हुआ है, मैं ऐड कर दूंगा। इसके आविष्कारक, यानी ये आविष्कार तो सन 1979 के अंदर हुआ था, लेकिन इसके आविष्कारक जो है वे है आपके बीजार्न स्ट्रोस्ट्रप। ठीक है ना, बीजार्न स्ट्रोस्ट्रप।
ठीक है, आप इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो नाम है इनका आविष्कारक का वो है बीजान स्ट्रोस्टफ, ठीक है ना। तो ये सी प्लस प्लस के बारे में एक इंट्रोडक्शन था। सी का जो नाम पहले था वो था सी विद क्लासेस। ध्यान रखिए एग्जाम की दृष्टि से एक एक पॉइंट को आप हमेशा माइंड में रखें। लेकिन 1983 में जो है इसका नाम बदला और उसके बाद इसका नाम सी प्लस प्लस रखा गया था। और ये फीचर्स हैं कुछ जो इसके अंदर जोड़े गए हैं, और इनको मैंने ऊप्स के जो क्लास ली थी आपके लिए तो उसमें मैंने पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखे तो आप ऊप्स की क्लास जो है कंप्लीट मैराथन वो जरूर देखेगा। अब देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस का यूजेज कहाँ कहाँ पे होता है। वैसे तो मल्टीपल आज हर जगह पे सी प्लस प्लस का मल्टीपल जगह पे यूज है, लेकिन कुछ कॉमनली पॉइंट जो बनते हैं वो मैंने आपको रखे आपके सामने। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। ये तो बेसिक सी चीजें आपको पता ही है, ठीक है ना। जो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं ज्यादातर आज के टाइम में और पुराने टाइम में भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी, और आज के टाइम में भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर कॉन्सेप्ट भी सी प्लस प्लस में लिखे गए हैं। जैसे आप एंड्रॉइड जो अभी यूज कर रहे हो उसके भी कोर कॉन्सेप्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के इसके अंदर लिखे गए हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ साथ ये ड्राइवर्स कंप्यूटर हार्डवेयर सर्वर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्राइवर्स कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर क्या होता है भाई, कि जैसे कोई एक हार्डवेयर है आपके पास, मान लो कि आपका माउस है, कीबोर्ड है, आप अभी जो डोंगल यूज कर रहे हैं इंटरनेट के लिए, मॉडेम यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कोड होता है भाई, प्रोग्राम होते हैं, उनके लिए भी मिनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनते हैं, तो वे भी सी प्लस प्लस के अंदर बनाए जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रिजर्व वर्ड्स के बारे में, ठीक है। अब रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में जानते हैं। रिजर्व वर्ड्स को हिंदी में बोलते हैं सुरक्षित शब्द। यानी जिस प्रकार हमारी जो एक दुनिया है जिसके अंदर हर एक वर्ड का कोई ना कोई मीन है, ठीक है ना। जैसे हम किसी को कहते हैं कि वह ब्यूटीफुल है, ठीक है, हम उसको बोलते हैं गुड है, मतलब हर एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, तो अपने लिए हर एक जो वर्ड है उसका कोई ना कोई एक विशेष अर्थ है, ठीक है ना। आप किसी को कुछ बोल रहे हो, ठीक है ना, किसी को डांट रहे हो, किसी से कुछ मंगवा रहे हो, तो वहां पर हर जगह एक कोई ना कोई वर्ड आप यूज कर रहे हो, ठीक है ना। आई वॉन्ट टू से यू, बहुत सारे जो जितने भी आप वर्ड यूज कर रहे हो तो उनका कुछ ना कुछ विशेष अर्थ है आपकी और हमारी इस लाइफ में। इसी प्रकार से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिजर्व वर्ड या जिसको कीवर्ड भी बोलते हैं ये उसके अंदर पहले से होते हैं। अब रिजर्व वर्ड को सिंपल सी डेफिनेशन में आप याद ये रखिए कि ये ऐसे शब्द होते हैं या ऐसे वर्ड होते हैं जिनका अर्थ पहले से जो है सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस के अंदर इनको पता है। जब हम उनका यूज लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसका जो डेफिनेशन होगा वहां पर इंक्लूड हो जाएगा। ये इसकी एक शानदार डेफिनेशन है कि रिजर्व वर्ड कीवर्ड जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं जिनका पहले से कोई ना कोई विशेष अर्थ जो है उसके कंपाइलर को सी प्लस प्लस के अंदर पता होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और बात मैंने जहां तक कंपाइलर की बोली है तो कंपाइलर देखो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर का यूज करती है, कुछ आपके इंटरप्रेटर का यूज करती है। तो मैंने आपको जब पाइथन की प्रोग्रामिंग पढ़ाई थी तो वहां पर बहुत ही शानदार तरीके से समझाया था और इवन सी लैंग्वेज में भी बताया था कि कंपाइलर जो होता है वो पूरे सोर्स कोड को पहले पढ़ेगा, जितने भी कोड किए गए प्रोग्राम उनको एक साथ पढ़ेगा, उसके बाद उसका आउटपुट देगा। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। अगर एरर है साथ में तो एरर बता देगा, नहीं है तो वो एग्जीक्यूट साथ में ही करता रहता है, उसका आउटपुट भी हाथों देता रहता है, जैसा कि हमने पाइथन में देखा था। लेकिन सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज जैसी है वो आपके कंपाइलर यूज करती है, ठीक है। तो यहां पर आशा करता हूं कि यहां तक के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिजर्व वर्ड्स के बारे में। और आगे का पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं रिजर्व वर्ड्स के बारे में। तो रिजर्व वर्ड्स की डेफिनेशन अभी आपको बता दिया है, ऐसे शब्द जिनका पहले से कोई विशेष अर्थ होता है जो कंपाइलर को और सी लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर पहले से पता होता है। अब ये कौन कौन से हैं तो देखो ASM, अब इनका एक एक करके मैं आगे जो है इनका अर्थ भी बताऊंगा ये क्या क्या होते हैं। पहले आपको बता देता हूं, देखो ASM है ऑटो, बूल, ब्रेक, केस, कैच, केयर, क्लास, एल्स, एनम, एक्सप्लिसिट, एक्सपर्ट, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट, उसके बाद एक्सटर्न, फॉल्स, फ्लोट, फॉर, न्यू, ऑपरेटर, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, रजिस्टर, री, इंटरप्ट, कास्ट, रिटर्न है, दिस, थ्रो, ट्रू, ट्राई, टाई डेफ, टाइप आईडी, टाइप नेम और यूनियन। उसके बाद देखिए कॉन्स्ट, कॉन्स्ट कास्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डिलीट, डू, डबल, डायनेमिक कास्ट, फ्रेंड, go to, if, inline, int, long, mutable, name space, sort, signed, size of, static, static cast, struct, switch or template, unsigned, using, virtual, void, volatile, wchar,
टी और वाइल, ये कुछ जो है रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और अभी के टाइम के अगर आप सर्च करेंगे अगर गूगल के ऊपर, तो वहां पर आपको 95 के आसपास इसकी संख्याएं बताएगी, लेकिन जो बुक्स के हिसाब से बता रखी है वो संख्या आपके मैंने सामने रखी है, ठीक है ना। वैसे इसके अलग अलग जो है वेबसाइट्स के और अलग अलग जगह से अलग अलग आपको जो है डेटा मिलेगा, लेकिन मैंने जो बोर्ड एग्जाम के जो बुक्स होती है उसके हिसाब से आपके सामने रखा है, जो पहले बोर्ड की C++ की बुक्स चलती थी उसके बेस पर, ठीक है। तो यहां पर अभी हो चुका, अब इनको एक एक करके आपको समझाने जा रहा हूं, और ध्यान रखिएगा इस पूरे चैप्टर में से इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको लास्ट में पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको देना है। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले एएसएम कीवर्ड के बारे में। एएसएम कीवर्ड, तो एएसएम कीवर्ड जो होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, देखो असेंबली लैंग्वेज लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज के जो कोड होते हैं उनको लिखने के लिए एएसएम कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। ऑटो कीवर्ड, स्टोरेज क्लास का यह एक प्रकार होता है, जो स्टोरेज क्लास होती है उसका यह एक प्रकार का जो है यह एक प्रकार है, ठीक है ना, जो लोकल वेरिएबल के लिए भी इस्तेमाल होता है। इनको वैसे मैंने पहले सी लैंग्वेज में भी इनमें से कुछ जो पढ़ा रखे हैं, और कुछ जो है हम आने वाले प्रोग्राम में जो है प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे। उसके बाद आता है बूल, तो बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है बूल का। बूलियन वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है ना। बूलियन वेरिएबल का मैंने पढ़ा रखा है आपको इससे पहले सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना, और वापस भी पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, अगर कोई पहली बार जुड़ा है तो भी वापस पढ़ाऊंगा पूरा। बूल जो होता है वो बूलियन वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है, और बूलियन वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ब्रेक, ब्रेक क्या होता है, लूप या स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखिए केस, स्विच केस स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने के लिए किसका प्रयोग होता है भाई, केस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, केस का प्रयोग होता है। उसके बाद देखिए कैच, कैच क्या करता है, थ्रो से एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, कैच का होता है। देखो इनमें से क्वेश्चन बनने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस है, याद रखो सारे के सारे। थ्रो से एक्सेप्शन जो हैंडल होती है उसके लिए किसका यूज होता है, कैच का प्रयोग होता है। केयर क्या होता है, कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए केयर का प्रयोग होता है। किसका यूज होता है भाई, केयर का प्रयोग होता है। कैरेक्टर वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए केयर का प्रयोग होता है। क्लास क्या है, क्लासेज को डिक्लेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, क्लास का यूज होता है। क्लासेज जो होती है ना उनको डिक्लेयर करने क्लास कीवर्ड या रिजर्व वर्ड का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है, कॉन्स्ट का मतलब होता है कि जिसका मान कभी भी चेंजेस ना हो सके, ठीक है ना, जो स्थिर है। तो कॉन्स्ट क्या है, एक प्रकार का वेरिएबल ही है, ठीक है ना। लेकिन देखो एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, कॉन्स्ट वेरिएबल होता है। नॉर्मल वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन कॉन्स्ट जो होता है उसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया जा सकता, वो एक स्थिर होता है। जबकि जो नॉर्मल वेरिएबल होता है वो अस्थिर होता है, मैंने सी लैंग्वेज में बताया था। कॉन्स्ट कास्ट क्या होती है, कॉन्स्ट वेरिएबल को कास्ट करने के लिए कॉन्स्ट कास्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है भाई, कॉन्स्ट कास्ट का प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या होता है, लूप को इटरेट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है कंटिन्यू का। किसका, लूप को इटरेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंटिन्यू का। आगे देखिए डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या है, स्विच केस स्टेटमेंट के लिए प्रयोग होने वाला कीवर्ड है डिफॉल्ट। डिलीट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इस्तेमाल होता है डिलीट का। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कंप्लीट चैप्टर अगर आपने सी में नहीं देखा है तो आप जरूर देखेगा भाई। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि सी लैंग्वेज पहले पूरी देखेगा, मैंने वहां पढ़ी है पूरी की पूरी टॉपिक्स, यहां तो पढ़ने हैं, लेकिन अगर आप डबल रिवीजन करना चाहते हैं तो पहले आप प्लीज उसको देख लीजिएगा जो आज पहली बार देख रहे हैं। डू क्या करते हैं भाई, एक लूप का प्रकार होता है जिसके साथ वाइल लूप को इस्तेमाल में लिया जाता है। डबल क्या है, डबल एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप होता है। डबल जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है। डायनेमिक कास्ट, तो पॉइंटर के साथ इस्तेमाल किया जाता है डायनेमिक कास्ट को। एल्स, इफ के साथ स्टेटमेंट को, इफ के साथ जिस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है उसका एल्स का होता है, ठीक है ना। एल्स को जो है बेसिकली हम इफ के साथ यूज करते हैं। इनम, इनमरेशन डेटा टाइप का कीवर्ड होता है इनम। एक्सप्लिसिट, कंस्ट्रक्टर कन्वर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, एक्सप्लिसिट का। एक्सपोर्ट क्या होता है, टेम्पलेट की डेफिनेशन को एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट का प्रयोग किया जाता है, एक्सपोर्ट कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। एक्सटर्नल, एक्सटेंड होती है वो स्टोरेज क्लास का एक प्रकार है जिसका स्कोप ग्लोबल होता है। किस प्रकार का होता है, ग्लोबल प्रकार का इसका स्कोप होता है। फॉल्स, ये बूलियन की एक वैल्यू, जैसे मैंने आपको बूलियन की दो वैल्यू बताई थी, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये फॉल्स जो है बूलियन की वैल्यू, ये भी एक प्रकार का कीवर्ड है जिसको हम यूज में लेंगे आगामी प्रोग्राम में। फ्लॉट, फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, यानी जहां पर आपको दशमलव वाली संख्या स्टोर करनी है तो वहां पर आप क्या करेंगे, फ्लॉट का यूज करेंगे, मैंने डेटा टाइप के दौरान आपको बताया था। फॉर, फॉर एक लूप का प्रकार है और ये कीवर्ड के अंदर भी आता है। फ्रेंड,
नॉन मेंबर फंक्शन प्राइवेट डेटा में एक्सेस करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? फ्रेंड का प्रयोग होता है। गो टू, यह एक प्रकार का स्टेटमेंट होता है जिसमें लेबल लगा होता है। यानी यहां पर आपको मैंने सी लैंग्वेज के अंदर बताया था कि ये गो टू जो होता है, इसके ऊपर जैसे ही अपना कंपाइलर आता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको एक लेबल के ऊपर इसको जंप करवाता है, जहां पर जो कोड लिखा होता है उसको ये क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है, प्रिंट करता है। आगे देखिए इफ एक प्रकार का स्टेटमेंट है जिससे कंडीशन सही या गलत है या नहीं है इसका पता चलता है। इनलाइन फंक्शन के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इनलाइन का प्रयोग होता है। इंटीजर, इंट वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यानी नॉर्मल पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए किसका इस्तेमाल होता है? इंट का। लॉन्ग, लॉन्ग इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए लॉन्ग का प्रयोग होता है। म्यूटेबल, तो एक स्टोरेज क्लास का प्रकार है म्यूटेबल, ठीक है ना। नेम स्पेस क्या है? सेम आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल फंक्शन क्लासेज अलग अलग बताने के लिए इस्तेमाल होता है नेम स्पेस का। न्यू, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए किसका इस्तेमाल होता है? न्यू का प्रयोग होता है, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के अंतर्गत न्यू का प्रयोग होता है। आगे देखिए आता है आपके ऑपरेटर, तो ओवरलोडेड ऑपरेटर को डिक्लेयर करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? ऑपरेटर का इस्तेमाल होता है। आगे देखिए प्राइवेट, तो प्राइवेट जो होता है वो क्लास के प्राइवेट मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? भाई प्राइवेट का प्रयोग होता है। प्रोटेक्टेड, क्लास के प्रोटेक्टेड मेंबर को डिक्लेयर करने के लिए प्रोटेक्टेड का, प्राइवेट डिक्लेयर करने के लिए प्राइवेट का, और पब्लिक डिक्लेयर करने के लिए आप पब्लिक का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पब्लिक का प्रयोग करेंगे यहां पर। आगे आती है बात हमारे रजिस्टर की, तो रजिस्टर एक स्टोरेज क्लास का प्रकार है। रजिस्टर किसका प्रकार है? भाई स्टोरेज क्लास का एक प्रकार है। आगे देखिए री इंटरप्ट कास्ट, तो री इंटरप्ट कास्ट जो होता है वो वेरिएबल का एक कास्ट टाइप चेंज करने के लिए होता है। टाइप कास्टिंग के बारे में मैंने आपको बताया था, एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू में चेंज करने के लिए टाइप कास्ट का होता है। रिटर्न, रिटर्न जो होता है वो फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो फंक्शन किस टाइप का रिटर्न करेगा उसके लिए आप रिटर्न जीरो का भी यूज करते हैं। जो जीरो जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताता है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। आगे बात आती है सॉर्ट की, तो सॉर्ट इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सॉर्ट का प्रयोग होता है। सॉर्ट इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सॉर्ट का प्रयोग होता है। आगे बात आती है साइंड की, तो साइंड एक वेरिएबल मॉडिफायर है। साइंड जो है वो एक प्रकार का वेरिएबल मॉडिफायर है। आगे बात आती है साइज ऑफ की, तो साइज ऑफ को मैंने आपको बताया था कि किसी भी डेटा टाइप का साइज ज्ञात करने के लिए साइज ऑफ का प्रयोग होता है। स्टैटिक, एक स्टोरेज क्लास का प्रकार है स्टैटिक। आगे देखिए स्टैटिक कास्ट, स्टैटिक कास्ट जो है वो एक टाइप कन्वर्जन है, ठीक है। आगे बात आती है स्ट्रक्ट, तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए स्ट्रक्ट का प्रयोग करेंगे। स्विच, तो स्विच क्या है? एक प्रकार का स्टेटमेंट है। टेम्पलेट क्या है? जेनरिक प्रोग्राम को लिखने के लिए टेम्पलेट का प्रयोग होता है। मैं आपको बताऊंगा जेनरिक वगैरह जब हमारा ये सारी क्लासेज आएगी आगे टेम्पलेट्स की। दिस, पॉइंटर को करंट ऑब्जेक्ट पर लाने के लिए दिस का प्रयोग होता है। थ्रो, एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए थ्रो का प्रयोग होता है। ट्रू, बूलियन की एक वैल्यू है, इससे पहले हमने फॉल्स पढ़ी थी। ट्राई, एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंतर्गत इसका ट्राई का भी प्रयोग होता है। टाइप डेप, तो टाइप डेप जो होता है वो डेटा टाइप को एक एलाइज नाम देने के लिए यूज होता है टाइप डेप का, ठीक है ना। मैंने इसको स्ट्रक्चर के अंदर बताया था आपको कि किसी स्ट्रक्चर का नाम आपने कोई पहले जो लिखा था अब वो उसको आप किसी शॉर्ट नेम में या किसी दूसरे नाम में यूज लेना यानी रीनेम करना चाहते हैं उसका वापस, तो वहां पर आप टाइप डेप का यूज करते हैं। टाइप आईडी, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन जो होता है वो बताता है आपका, ठीक है ना। आगे बात आती है टाइप नेम की, ये क्लास का एक ऑल्टरनेटिव होता है। यूनियन, ये भी एक स्ट्रक्चर की तरह ही होता है, लेकिन स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर क्या होता है कि ये अलग अलग प्रकार के मतलब उनका साइज जो होता है वो मेमोरी लोकेशन पर अलग अलग हो जाता है। आगे देखिए अनसाइंड, मैंने ये स्ट्रक्चर और यूनियन का पूरा पढ़ा रखा है भाई, जो पहले क्लास जिन्होंने ले रखी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यूज अनसाइंड क्या होता है भाई? अनसाइंड इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए अनसाइंड का प्रयोग होता है। यूजिंग, नेम स्पेस के साथ किसका इस्तेमाल होता है? यूजिंग का। वर्चुअल, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए किसका इस्तेमाल होता है? वर्चुअल का। एक बार सभी साथी जल्दी से बता दे कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बताएं पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। चलिए भाई बहुत ही अच्छी कोशिश की आप सभी ने। देखिए यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म का मैंने आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट के अंदर बताया था कि एक ही प्रकार के इंटरफेस को अलग अलग कामों में यूज लेना है, ठीक है ना। जैसे आप फंक्शन को भी अलग अलग जगह पे यूज ले सकते हैं, एक ही नाम के फंक्शन को आप कभी ट्राइंगल में यूज ले सकते हैं, रेक्टेंगल में यूज ले सकते हैं या कहीं और जगह यूज ले सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। इसके लिए मैंने आपको एक बहुरूपण का हिंदी अर्थ भी बताया था।
आगे बात आती है आपके void की। तो void क्या होता है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, यानी इसका अर्थ होता है खाली या कुछ नहीं। अब बात करते हैं हम प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो यहां तक सभी को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर कर दे। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब स्ट्रक्चर से क्या मतलब है मेरा कहने का, तो इसका सिंपल सा मीन है कि एक प्रोग्राम के अंदर आप क्या क्या चीजें तो बेसिकली आपको इंप्लीमेंट करनी ही होगी, कौन सा स्केलेटन आपको बनाना ही होगा, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले उसके हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाता है। तो यहां पर ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। ये तो आएगी हेडर फाइल की, ये एक इंक्लूड है, और यहां पर ये एक प्री प्रोसेसर है जिसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पर ये प्री प्रोसेसर की मदद से इसको इंक्लूड किया गया है। और यहां पर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी जो है एक प्रकार का स्टैंडर्ड नेम स्पेस है। अभी हम आगे इसका पूरा डिटेल्स जानेंगे। और इंटीजर मेन जो है वो एक प्रकार का रिटर्न टाइप है और मेन फंक्शन भी है। और आपको मैंने हमेशा बता रखा है कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर एक मेन फंक्शन का होना अनिवार्य है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, अभी आईए के एग्जाम में भी इसको पूछा गया था। किसी भी प्रोग्राम में किसका होना अनिवार्य है, इंटीजर में, यानी मेन फंक्शन का। बस आप यहाँ वॉइड मैन भी यूज ले सकते हैं, इंटीजर मैन भी ले सकते हैं। वॉइड जो होता है वो अनस्टैंडर्ड टाइप का है और इंटीजर जो है वो स्टैंडर्ड टाइप का एक मेन फंक्शन है, ठीक है ना। इंटीजर जब आप यूज करेंगे तो रिटर्न जीरो का भी यूज करेंगे। रिटर्न जीरो जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसके अंदर देखो आपको सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है कि भाई इसके अंदर आपको यहाँ पर सी यहाँ पर जो है सी आउट और सी इन का यूज करना पड़ता है, जबकि सी के अंदर आपको स्कैन एफ और प्रिंट एफ का यूज करते थे आप। अब ओ स्ट्रीम क्लास ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ओ स्ट्रीम मतलब आउटपुट स्ट्रीम है, ठीक है ना। सिन लिखेंगे तो वहां पर वो इन स्ट्रीम है, मतलब वो इनपुट स्ट्रीम है। और यहाँ पर रिटर्न टाइप है, और यहाँ पर करलो यहाँ पर ये करली ब्रेसेस से प्रोग्राम को ऑन किया जा रहा है बॉडी को, और यहाँ पर ऑफ किया जा रहा है। अब हम एक एक टाइप को जानते हैं। अब प्री प्रोसेसर वगैरह ये सारे क्या थे, तो सबसे पहला पॉइंट यहां से मैं ले रहा हूं प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर क्या होता है, प्रोग्राम में सबसे पहले प्री प्रोसेसर या हेडर फाइल को लिखा जाता है। ये प्री प्रोसेसर अलग अलग काम करने के लिए विभाजित किए हुए होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दूंगा। जब भी कोई भी प्रोग्राम यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के लिए आता है तो कंपाइलर सबसे पहले जंप करता है यहाँ पर, उसको यहाँ पर ये पढ़ाया जाता है, उसको ये बताया जाता है कि आपको इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है, इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। मान के चलिए आप किसी भी एक स्कूल में या कोई भी एक काम करने के लिए जा रहे हैं, तो उस काम को करने से पहले उसके बारे में जानकारी आपके पास होना जरूरी है। एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आपके पास ले तो मान लीजिए कि आप जो है किसी भी ऑफिस के अंदर काम करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कोई मान लो आप एक ग्राफिक डिजाइनर है, अब वहां पर जा रहे हैं तो आपके पास उसके लिए टूल्स भी होना जरूरी है, ठीक है ना। टूल्स मान के चलो कि आपके पास कंप्यूटर होना जरूरी है, ग्राफिक पैड होना जरूरी है, उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स का होना भी जरूरी है, जैसे फोटोशॉप मान सकते हैं, कोरल ड्रॉ मान सकते हैं। तो वे सारे के सारे जो हैं उस एक ऑफिस के अंदर आ रहे हैं जहां पर आप सारा का सारा ग्राफिक सूट जो है वहां पर मेंटेन कर रहे हैं। तो हेडर फाइल क्या होती है कि इसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो इसके अंदर, जैसे आपको इनपुट और आउटपुट लेना है तो इसके रिगार्डिंग आपको आईओ स्ट्रीम का यूज करना पड़ेगा। आईओ स्ट्रीम एक सिंपल सा है जिसका पूरा नाम होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, और डॉट एच जो है वो हेडर फाइल को इंडिकेट करता है। और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, डॉट एच को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हेडर फाइल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहां पर फॉर एग्जांपल आईओ स्ट्रीम में सिन और सी आउट जो फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। कौन आईओ डॉट एच में गेट सी एच फंक्शन होता है। गेट सी एच फंक्शन का अभी इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है विप्रो के अंदर कि गेट सी एच किस प्रकार का फंक्शन है। तो बहुत सारे जो साथी होते हैं वो आंसर देते हैं कि ये स्क्रीन को रोके रखने का काम करता है, लेकिन इसका जो मेन जो पीछे का फंडा है वो अलग ही है। वो ये है कि गेट सी एच एक प्रकार का इनपुट फंक्शन है जो क्या करता है, यूजर से एक इनपुट लेता है एक कैरेक्टर को। अब क्या होता है कि भाई जब तक इनपुट नहीं करता कोई भी कैरेक्टर या कुछ भी की पे प्रेस नहीं करता, वो इनपुट नहीं देता, तब तक ये स्क्रीन को रोके रखता है। तो यूजर डायरेक्टली वहां पर ये देता है, जबकि इसका सही आंसर ये इस प्रकार से होता है कि एक प्रकार का इनपुट फंक्शन है जो एक कैरेक्टर को इनपुट लेता है। और कुछ प्री प्रोसेसर भी है जो लाइब्रेरी फंक्शन में अलग अलग है, आपको आगे आने वाले क्लासेस के अंदर देखने को मिलेगा। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के अंदर देखो ये एक स्टैंडर्ड कमांड लाइब्रेरी होती है। प्रोग्राम में इनपुट और आउटपुट के लिए जो है इसका इस्तेमाल होता है। अगर इसका इस्तेमाल नहीं होता तो सी आउट और सिन को कोई स्कोप नहीं रह जाता। प्रोग्राम को बिना यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी से इस्तेमाल किया जाता है, पर सी आउट की जगह एसटीडी सी आउट को लिखना पड़ता है। और अगर आप
देखिए यहाँ पर इस लाइन को वापस समझिएगा, प्रोग्राम को बिना यूजिंग नेम स्पेस एसटीटी से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। पर वहां पर जो है आपको सी आउट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सी आउट लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी ये सारा का सारा आपके काम आ पाएगा। आगे बात आती है इंटीजर मेन या मेन फंक्शन के बारे में। तो यहां पर मेन फंक्शन एक रिटर्न टाइप का इंटीजर है। मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप वॉइड भी लिखा जा सकता है, पर वॉइड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। प्रोग्राम की शुरुआत मेन फंक्शन से होती है और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस से किसी भी प्रोग्राम की बॉडी को ऑन किया जाता है और यहाँ पर इसको बंद किया जाता है। इसके बीच में सी आउट, ये आउटपुट स्ट्रीम जो है, इसके थ्रू किसी भी मैसेज को कंसोल के ऊपर या आउटपुट स्क्रीन के ऊपर यूजर को दिखाया जाता है, ठीक है ना। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि सी आउट के साथ किस ऑपरेटर का प्रयोग होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सी आउट के साथ हमेशा ध्यान रखिएगा इंसर्शन ऑपरेटर का प्रयोग होता है। किसका यूज होता है भाई, इंसर्शन ऑपरेटर का यूज होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि डबल कोटेशन के बीच में जो भी स्ट्रीम लिखी जाएगी, जो भी लिखा जाएगा, वो एज इट इज स्क्रीन के ऊपर छप जाता है। तो पॉइंट यहां पर ये इंपॉर्टेंट हो गया है कि सी आउट के साथ किसका यूज होता है, इंसर्शन ऑपरेटर का प्रयोग होता है। और रिटर्न जीरो जो है, इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ये आपके जो है मेन जो इसका मकसद है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये बताना होता है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ये आज की हमारी यहाँ पर क्लास जो है खत्म होती है साथियों। अब कुछ क्वेश्चंस आप सभी के समक्ष में रख रहा हूं, जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले एक बार हम हमेशा की तरह फास्टली इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि समझने में आपको हेल्प मिले। तो सबसे पहले हमने सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन को जाना था। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपको मैंने बताया था कि सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका पूरा नाम ऊप्स जो है उसका पूरा नाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। इसके यानी ऊप्स के कॉन्सेप्ट जो है सी प्लस प्लस में यूज होते हैं। इसका डेवलपमेंट 8NT बेल लैब में सन 1979 के अंदर हुआ था और उस समय उसका नाम सी विद क्लासेस था। लेकिन 1983 के अंदर इसका नाम बदलकर सी प्लस प्लस किया गया था। इनके आविष्कारक जो है वो है आपके बीजार स्टोइस्ट्रप, ठीक है। और आगे बात हमने की थी कि सी प्लस प्लस का अब इसका मतलब जो यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो मल्टीपल टाइप मल्टीपल जगह पर इसका यूज होता है। रिजर्व वर्ड या कीवर्ड क्या होता है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ठीक है ना। ये ऐसे शब्द या कीवर्ड होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जिनका पहले से कोई अर्थ जो होता है कंपाइलर को पता होता है। उसके बाद हमने इनके एक एक करके सारे के सारे आंसर देखे थे, ये क्या काम करते हैं क्या नहीं करते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो को वापस रिपीट करके भी देख सकते हैं एक एक पॉइंट को। और उसके बाद हमने जो है यहाँ पर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखा था, जिसके अंदर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत जो होती है मेन फंक्शन से होती है। और यहाँ पर जो ये हैश जो होता है उसको प्री प्रोसेसर कहता है, जो कंपाइलर को बताता है कि इस हेडर फाइल को इंक्लूड करो। अब जब इस हेडर फाइल को इंक्लूड किया जाएगा तो इसके अंदर जो फंक्शंस होंगे वो वहां पर काम जरूर करेंगे, ठीक है ना। सी आउट कीवर्ड का जो है इसके अंदर यूज जरूर होगा। और ये सारा मैंने कॉन्सेप्ट आपको आज समझाया है। अब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उससे पहले आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। आपके सामने पहला प्रश्न आज की चैप्टर का रखने जा रहा हूं। इसके बाद सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको, पहले क्वेश्चंस देख लीजिएगा, फिर इनके आंसर आपको एक पेज के ऊपर लिखना है, उसकी इमेज आपको क्लिक करनी है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर या टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज सकते हैं, ठीक है ना। और आप संपत सर नाम से जो है टेलीग्राम के अंदर ग्रुप को सर्च कर सकते हैं। वहां पर सभी साथी डेली प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी डेली प्रैक्टिस के लिए मिल भी जाते हैं, कुछ अपडेट्स भी उनको वहां से मिलती रहती है। चलिए वहां पर चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं। पहला प्रश्न है उसका पूरा नाम क्या है, बताना है। डबल ओपी का पूरा नाम क्या है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है। दूसरा प्रश्न है सी प्लस प्लस के आविष्कारक कौन है, सी प्लस प्लस के आविष्कारक कौन है, उनका नाम बताना है। तीसरा है रिजर्व वर्ड या कीवर्ड क्या होते हैं। चौथा प्रश्न है आपका कॉन्स्ट गो टू दिस साइज ऑफ और टाइप डेफ कीवर्ड के बारे में आपको बताना है। और पांचवा प्रश्न है इस चिन्ह को हम किस नाम से जानते हैं, जस्ट अभी हमने पढ़ा है तो ये बताना है। पांचवा है IO स्ट्रीम का पूरा नाम क्या है, बताना है। ये आई है यहाँ पर, इस ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चंस देख लीजिएगा सारे के सारे। ऊप्स का पूरा नाम क्या है आपको बताना है। सी प्लस प्लस के आविष्कारक कौन है। तीसरा प्रश्न है रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं। चौथा प्रश्न है कॉन्स्ट गो टू दिस साइज ऑफ कीवर्ड। इन पांचों के आपको जो है बारे में बताना है, क्या काम करते हैं ये। और यहाँ पर बताना प्री प्रोसेस सॉरी यहाँ पर इस हैश को किस नाम से जानते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है IO स्ट्रीम का पूरा नाम क्या है, बताना है। तो सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसको सभी लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास के लिए आप सभी रेडी रहिएगा। इसी के साथ मैं संपत लीलर आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।